आप लोग देखिए फिलहाल यह दूसरा यूनिट का है। प्रश्न कहता है कि शिशु मित्र चिकित्सालय नीति को समझाएं, मतलब BFHI, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ठीक है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, इस चीज़ को जो है आप लोग से पूछेगा कि शिशु मित्र चिकित्सालय को समझाएं या बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल अस्पताल के बारे में बताएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। 5 नंबर में पूछेगा आप सभी से, तो बता दीजिएगा। ओके देखिए यहाँ पे शिशु मित्र चिकित्सालय नीति बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव होता क्या है। देखिएगा, शिशु के जीवित रहने की अवस्था को बढ़ाने हेतु व एकनिष्ठ स्तनपान को प्रोत्साहन देने हेतु यूनिसेफ व विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सन 1991 में शिशु मित्र चिकित्सालय नीति शुरू किया गया। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ समझिए कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल को कौन और कब लाया। तो इस नीति को जो है यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 1991 में जो है शुरू किया गया। क्यों किया गया? तो जो शिशु होते हैं उनके जीवित रहने का जो अवस्था है, कंडीशन है, उसको जीवित ज़्यादा से ज़्यादा दिन समय तक और अच्छे से रखा जाए। साथ में जो एक्लूसिव जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग है, एकनिष्ठ स्तनपान, इसको प्रोत्साहन देने के लिए यूनिसेफ ने जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर 1991 में बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लाया। ठीक है, जिसका मकसद क्या था कि जीवित रहने की अवस्था और साथ में एकनिष्ठ स्तनपान को बढ़ाने के लिए। चीज़ों को समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ के बारे में आप लोग एक और चीज़ देख लीजिए कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व में स्तनपान की कमी होती जा रही आदत के कारण शिशुओं की होने वाली मृत्यु को रोकथाम करना। मतलब ये जो नीति था बेबी फ्रेंडली, इसका मुख्य पर्पज़ यही था कि जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर, चूँकि जो यूनिसेफ है या जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या विश्व लेवल पर काम करता है हेल्थ के लिए, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग के कारण, स्तनपान में जो कमी होने के कारण जो शिशुओं में मृत्यु हो रहा है, इसको रोकने के लिए जो है इस नीति का शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। इस नीति के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मनोवैज्ञानिक फैक्ट तत्वों से अवगत कराकर उनके ज्ञान व कौशल में वृद्धि कर समाज में प्रथम 4 से 6 माह में एकनिष्ठ स्तनपान को बढ़ावा देना। ये जो नीति है, इस नीति के अंतर्गत जितने भी हेल्थ वर्कर है, स्वास्थ्य वर्कर है, इनको ये ब्रेस्ट फीडिंग का क्या साइकोलॉजिकल, क्या साइंटिफिक फैक्ट है, इनसे अवगत कराया गया कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या जो है इससे वैज्ञानिक फैक्ट के साथ में है। इसको ज्ञान जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दिया गया और उनके स्किल में वृद्धि किया गया, जिससे समाज में प्रथम 4 से 6 माह में जो एकनिष्ठ जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इस नीति में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराकर उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना, और जिससे समाज में जो प्रथम 4 से 6 माह का जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, इसको बढ़ावा दिया गया इस चीज़ से। ठीक है, इस नीति से। इस नीति को 152 देशों से अधिक देश में लागू किया जा चुका है। चूँकि यह पूरे वर्ल्ड लेवल पर है, तो 152 से अधिक देशों में इसे लागू किया जा चुका है। अब इसका संख्या बढ़ा भी होगा। ठीक है, इस नीति के अंतर्गत प्रथम 4 से 6 माह में अन्य पोषण से बचना, रूमिंग इन वार्ड की आदत प्रोत्साहन देना, माताओं को जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ के बारे में शिक्षित करना, शिशु का आहार निर्माताओं और माताओं और तथा स्वास्थ्य देखभाल के स्टाफ से संपर्क से रोकना आदि लक्षित किया गया। ये जो हमारा नीति था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, इसमें यह लक्ष्य रखा गया कि जो प्रथम 4 से 6 माह होगा, वहाँ पे स्तनपान के अलावा और कुछ जो है पोषण नहीं दिया जाएगा, इससे बचना है अन्य पोषण से, और साथ में रूमिंग इन वार्ड की आदत को प्रोत्साहन देना, ये भी लक्ष्य रखा गया। साथ में जो भी माता है उनको स्तनपान के लाभ के बारे में बताना, शिक्षित करना। साथ ही जो भी शिशु आहार, मतलब जैसे होता है ना कि बच्चे के लिए तरह तरह के आज के समय में आहार वाला, भोजन वाला प्रोडक्ट बना रहा है, तो इन सभी को जो है कंपनियों को माताओं से और स्वास्थ्य देखभाल करने वाला जो भी वर्कर है, उनसे जो है अलग रखने का जो है लक्ष्य जो है यहाँ पे किया गया। तो यही हमारा बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है, जहाँ पे मुख्यतः 2 चीज़ों के इर्द गिर्द सारा चीज़ घूमता है। एकनिष्ठ स्तनपान को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, जिससे मृत्यु दर कम किया जा सके। 152 देशों से अधिक देश इसे लागू कर चुका है। इसका लक्ष्य यही है कि जो भी रूमिंग इन वार्ड है उसके आदत में प्रोत्साहन दिया जाए, उसके बाद अन्य पोषण से बचा जाए, साथ ही माताओं को जो है ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स के बारे में शिक्षित करना, और साथ में जो भी शिशु आहार बनाने वाली कंपनी है उसको जो है माता और स्वास्थ्य देखभालों से दूर रखना, अलग करना। यह जो है इस नीति के अंतर्गत ये सारे चीज़ को लक्षित किया गया। तो चीज़ों को समझ गए? चलिए
अब यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप इंग्लिश में भी इसे देख सकते हैं, जो 1991 में यह पॉलिसी नीति आया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, समझ गए। अच्छे से मैंने आपको बता दिया, एक एक चीज़ लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। अब क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, डिस्क्राइब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो देखिए शेड्यूल का मैं एक अच्छे से वीडियो कर दिया हूँ, आप जाके वो शेड्यूल वाला जो है वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, या फिर आप लोग वेट कीजिए, मैं आपको रिवाइज शेड्यूल के बारे में आपको एक लेक्चर ला दूंगा, जहाँ पे टोटल जो बना हुआ आप इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको बता देंगे। आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि ये टीकाकरण कार्यक्रम होता क्या है। सूची बनाना हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग थियोरिकल चीज़ों को समझ लेते हैं कि यह इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम होता क्या है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम इम्यूनाइजेशन जो है प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। तो देखिए WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1974 में ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया, जिसे एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI या विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम कहते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इस टीकाकरण कार्यक्रम को जो है सर्वप्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1974 में ग्लोबल मतलब पूरे वैश्विक रूप से विश्व लेवल पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया, ठीक है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया कौन, WHO 1974 में पूरे ग्लोबल रूप से, जिसे बाद में चलकर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन या फिर विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम, इसी को हिंदी में कहते हैं, ये चीज़ें हम लोग कहते हैं। यानी WHO ने क्या किया कि 1974 में जो है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया, लेकिन आगे चलकर इसे एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI या इसी को हिंदी में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम कहते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ जान गए। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों गोलघोंटू यानी डिप्थीरिया, कुकुर खांसी यानी वूपिंग कफ और टिटनेस यानी तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो व मिजल से मुक्ति दिलाना है। मतलब जब यह 1974 में टीकाकरण शुरू किया गया, तब उस समय जो है 6 बीमारियों को जो है क्या किया गया, लिया गया अपने अंदर। अब इस बार क्वेश्चन MP में क्या पूछा था जो है मैं बता देता हूँ, ट्रू फॉल्स में क्या क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन वहाँ पर ये पूछा था कि क्या 6 जानलेवा बीमारियों में वूपिंग कफ एक बीमारी है। तो बहुत लोग वहाँ पे, यहाँ तक कि बहुत सारे टीचर भी ये चीज़ को जो है गलत साबित करवा दिए कि नहीं ये बातें जो है गलत है, नहीं है, वूपिंग कफ नहीं है, जबकि यह तो 6 जानलेवा बीमारी में है ही, तो ये सही है, ठीक है। इसको हम लोग पर्टूसिस भी कहते हैं, तो वहाँ पे पर्टूसिस नाम दिया था तो लोग कन्फ्यूज कर गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी समझ लीजिए 6 जानलेवा बीमारी में डिप्थीरिया गोलघोंटू है, कुकुर खांसी पर्टूसिस इसी को वूपिंग कफ बोलते हैं, टिटनस है, तपेदिक है, पोलियो है और मिजल्स है। इन सब से मुक्ति दिलाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था, ये 6 जानलेवा बीमारियों से। ओके, भारत में इसे 1978 में लागू किया गया। 1974 में तो WHO ने शुरू किया, लेकिन भारत में इसे 1978 में लागू किया गया था, ठीक है, EPI को। इस कार्यक्रम EPI को बाद में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहा गया, जिसे 19 नवंबर 1985 को संपूर्ण देश में लागू किया गया। इसका मतलब होता है कि जो हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन था, विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम जो था, उसे आगे चल के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहा गया, जिसे 19 नवंबर 1985 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। मतलब जो पहले EPI था, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसको 1985 में 19 नवंबर 1985 में जो है इसे यूनिवर्सल प्रोग्राम और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहा गया, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ गए। चलिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सूची देख लीजिए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम EPI को लागू करते ही भारत सरकार ने हमारे देश में बीमारियों की स्थिति के अनुसार एक निश्चित तालिका यानी टीकाकरण सूची तैयार की है, जिसे अनुसार उचित समय पर प्रभावी रूप से टीकाकरण किया जा सके। यह सूची निम्न प्रकार से है। सूची तो मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा नहीं, टेबल अभी आपको मैं पढ़ाऊँगा नहीं, इसको अलग से सेपरेट अच्छे से समझाएंगे, चूँकि उसको दिमाग से निकल जाएंगे, इसलिए उसको सेपरेट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय जो टीकाकरण कार्यक्रम है, इसको मैं तो आपको अच्छे से बता दिया कि टीकाकरण कार्यक्रम क्या है, कब जो है विस्तारित आया, कब यूनिवर्सल नाम आया, ठीक है। ये चीज़ बता दिए, कौन से बीमारी से बचने के लिए दिया गया। अब ये जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, वो तो हम लोग पढ़ लिए, टीकाकरण कार्यक्रम जो पूरे विश्व में लागू हुआ, कब हुआ, नहीं हुआ। अब हम जो देख रहे हैं यह हमारे राष्ट्रीय देश के लिए है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब सब देश ने अपना अपना शेड्यूल बनाया होगा, उसी प्रकार से हमारे देश में भी
जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यानी इसका जो विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम EPI है, इसे जैसे ही लागू किया गया तो भारत सरकार ने पूरे देश में बीमारियों को स्थिति के अनुसार कि कौन से बीमारी कब अटैक करता है उसके स्थिति के अनुसार एक निश्चित जो है एक तालिका, एक टेबल बनाया, और उसी टेबल को हम लोग टीकाकरण सूची जो है कहते हैं, जिसे भारत सरकार ने तैयार किया बीमारियों की स्थिति के हिसाब से, जिसके अनुसार जो है उचित समय पर प्रभावी रूप से टीकाकरण किया जा सके, इसके लिए यह टेबल तैयार किया गया। तो यही जो है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सूची होता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको, ये हो गया रिटेन रूप से, ये हो गया हमारा थियोरिकल। अब इसमें जो टेबल बनेगा उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो टेंशन लेना नहीं है। पहले आप इतना समझ जाइए कि इम्यूनाइजेशन टीकाकरण कार्यक्रम क्या होता है, EPI क्या है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन क्या है, ठीक है, या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, ठीक है। चलिए ये मैंने बता दिया आपको अच्छे से। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे आज देखने वाले हैं। देखने क्या वाले हैं कि ब्रेस्ट कंट्रा इंडेक्शन टू ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग किसे नहीं करवाना चाहिए, किसके लिए जो है यह निषेध है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, मतलब स्तनपान करवाना किनके लिए निषेध है, किन अवस्थाओं में निषेध है, ठीक है। निषेध मतलब वर्जित। चीज़ों को समझ रहे हैं। चलिए तो चलिए बहुत आसान है। मैं इससे पहले आप लोगों को स्तनपान के लाभ भी बताया हूँ, स्तनपान के हानियाँ भी बताया हूँ, तो दोनों बता दिए हैं, बेनिफिट और डिफ़िकल्ट दोनों बताए हैं। तो अब कंट्रा इंडेक्शन भी देख लीजिए कि किस सिचुएशन में, मतलब किस अवस्था में किसे जो है स्तनपान नहीं कराना चाहिए। चलिए देखते हैं स्तनपान हेतु निषेध अवस्था कंट्रा इंडेक्शन कौन सा है, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी प्रमाणिक अवस्था है, मतलब कुछ ऐसे सर्टिफाइड अवस्था या सिचुएशन है जिसमें स्तनपान किया जाना निषेध होता है, कंट्रा इंडेक्शन है। जिसमें से कुछ प्रमुख अवस्थाएं निम्नलिखित है। वह कौन कौन सी अवस्था है जहां पे स्तनपान जो है नहीं कराया जाएगा, क्या है, कंट्रा इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। तो कंट्रा इंडिकेशन जो है, चलिए हम लोग देखते हैं कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है। साथियों ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कंट्रा ठीक है। चलिए हम लोग इसको बढ़िया से देखते हैं, कंट्रा इंडेक्शन क्या होता है इस चीज़ को चलिए हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है कि माँ को यदि ब्रेस्ट अवशेष हो तो स्तनपान स्थगित करना चाहिए, वह दूध को हाथ से निकालकर फेंक देना चाहिए। देखिए होता है कभी कभी आप लोग देखते होइएगा कि अगर माँ को अगर स्तन व्रण यानी स्तन में घाव हो, ब्रेस्ट अवशेष हो, तो स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग को रोक देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। जिससे होता यह है कि उनको भी आराम मिलेगा और बच्चे को भी जो है संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि घाव होने के बाद जो है बहुत सारे समस्या आ जाता है, संक्रमण होने का, पेन होने का, ये सब रहता है। तो चूँकि उसमें नया नया बच्चे के जन्म दे रहेगी तो हो सकता है उसमें तो जो है दूध रहेगा ही, तो उसको जो है हाथ से निकाल कर क्या है दूध को निकाल देना चाहिए, और जिससे होता है कि बच्चे को जो है संक्रमण नहीं होता है और माँ को पेन भी नहीं होता है। तो जिनको अगर स्तन व्रण है, घाव है, तो उसको जो है कंट्रा इंडेक्शन नहीं, जो है स्तनपान नहीं कराना चाहिए, ठीक है। माँ को यदि सक्रिय तपेदिक एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हो तो स्तनपान नहीं कराना चाहिए। यदि तपेदिक संक्रामक नहीं हो तो उपचार के 2 सप्ताह बाद से स्तनपान कराया जा सकता है। देखिए यहाँ पे टीबी का बात कर रहा है। अगर कोई माँ टीबी से ग्रसित है, उसको टीबी है, ठीक है, यानी तपेदिक है, क्षय रोग है, और वह सक्रिय है, ट्यूबरक्लोसिस है। एक होता है कि एक टीबी का इलाज साल 2 साल चलता है तो मरीज़ ठीक हो जाता है, तो वह नॉन एक्टिव होता है। लेकिन एक ऐसा मरीज़ होता है जिसको टीबी रहता है, उस दौरान अगर वह ब्रेस्ट फीडिंग में है और उस दौरान अगर उसे ट्यूबरक्लोसिस है तो वह एक्टिव हो जाएगा। तो इस दौरान जो है स्तनपान नहीं कराना चाहिए, वरना संक्रमण बच्चे को हो सकता है। समझ गए चीज़ को। और अगर संक्रामक जो है तपेदिक संक्रामक नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो फिर उपचार के 2 सप्ताह के बाद जो है कराया जा सकता है ब्रेस्ट फीडिंग। ओके। तीसरा यहाँ पे कंडीशन है, यदि माँ एंटी कैंसर दवाइयाँ ले रही हो जैसे कीमोथेरेपी आदि तो स्तनपान नहीं कराना चाहिए। अगर किसी माँ जो है बच्चे को जन्म दी है और वह जो है जन्म के समय ही अगर वह कोई एंटी कैंसर मतलब कैंसर के लिए कोई दवाइयाँ जैसे कीमोथेरेपी ले रही है तो फिर उसे स्तनपान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ेगा। चूँकि कीमोथेरेपी पूर्ण तरीक़ा से एक केमिकल, एक दवाइयों का समूह होता है जहाँ पर बहुत सारे दवाई जो है पेशेंट को दिया जाता है, तो जिसका साइड इफेक्ट बच्चे को हो सकता है, ठीक है। तो एंटी कैंसर दवाइयाँ में भी जो है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्ट्रा इंडेक्शन है।
चौथा है कि माँ यदि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप औषधि ले रही हो तो जब तक माँ के दूध में रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद हो स्तनपान स्थगित कर देना चाहिए। अब आप लोग को मैं रेडिएशन जो थेरेपी पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ कि रेडिएशन थेरेपी में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को जो है रेडिएशन थेरेपी में डालकर जो है औषधि जो है दिया जाता है, जिससे जो भी कैंसर सेल होता है वह रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वहाँ पहुँचकर नष्ट करता है कैंसर सेल को। तो अगर इस प्रकार से अगर कोई माँ जो है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स औषधि ले रही होती है तो वैसे माँ को जो है स्तनपान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो दूध में रेडियो एक्टिव पदार्थ है वह मौजूद हो सकता है और वह बच्चों के लिए घातक साबित हो सकता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए पाँचवा यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि नवजात शिशु में मेटाबॉलिक विकार जैसे ग्लेटोसेमिया व फिनाइकेटोन्यूरिया, ठीक है, मतलब नवजात में ये चीज़ें अगर होता है ग्लेटोसेमिया या फेनाइल केटोन्यूरिया तो इस कंडीशन में भी बच्चे को स्तनपान नहीं कराया जाएगा। यह बच्चे से रिलेटेड समस्या है, इस कंडीशन में बच्चे को स्तनपान नहीं कराया जाएगा। जैसे नवजात शिशु में मेटाबॉलिज विकार, अगर मेटाबॉलिक विकार होगा तो उसका पाचन नहीं सही होगा, पाचन नहीं कर पाएगा सही से, और फिर जो है वो कौन सा होगा तो ग्लेटोसेमिया या फिनाइल केटोन्यूरिया। चीज़ों को समझिए। ओके, छठा है और आखिरी कंट्रो इंडेक्शन है। ऐसी माताएं जो एल्कोहल का सेवन करती हो तो शिशु को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। अगर कोई कुछ माँ खासकर मॉडर्न समय में ऐसे भी माँ है जो बहुत वाइन अपना स्तनपान एल्कोहलिज्म का सेवन करती है तो वैसे माँ को भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए, यह निषेध है। ठीक है, स्तनपान के निषेध अवस्थाओं में भी शिशु को स्तनपान कराने से माँ एवं शिशु दोनों को स्वास्थ्य व जीवन के लिए हानिकारक होता है। और यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि स्तनपान अगर कोई कराता है ऐसे अवस्था में जहाँ पे निषेध है, जहाँ पे नहीं कराना चाहिए, वैसा जगह पे वैसा अवस्था में भी अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो वह बच्चे के साथ साथ जो है माँ के लिए भी बहुत जो है जीवन के लिए हानिकारक होता है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत? तो ये 6 पॉइंट याद रखिएगा। कंट्रा इंडेक्शन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे, आज हम लोग लगभग 3 क्वेश्चंस के बारे में जाने हैं। तो जो भी लोग हैं सेकेंड ईयर वाले, मैं आपको तो अच्छा से बता दिया, बाकी आपका काम है इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। बताइए कि फ्री में सब कुछ पढ़ाई हो रहा है, दिया जा रहा है, कॉलेज से बेहतर रेगुलर क्लास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ा दिए 4 दिन रुक गए, ऐसा भी नहीं हो रहा है, डेली आ रहा है आपका वीडियो। तो पढ़ते जाइए। पेड क्लास से पेड में क्या होता है, आप यही ना समझते हैं पेड में कि रेगुलर पढ़ाई होगा, रेगुलर पढ़ाया जाएगा, प्रतिदिन पढ़ाया जाएगा, क्लास जो है ऑफलाइन की तरह रेगुलर होगा। तो रेगुलर तो आपको तो मिल ही रहा है, डेली मिल रहा है, डेली PDF मिल रहा है, सब चीज़ मिल जा रहा है, तो फिर पेड से तो बेहतर हो गया ये। बाकी वही है, जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पेड क्लास ढूंढ लीजिए, अच्छी बातें हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।